हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 2025 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर साल हम एक स्पेशल वीडियो नोबेल के ऊपर लेकर आते हैं, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से सभी विजेताओं का नाम याद करते हैं। 2017 से मैं आपके लिए हर बार ये वीडियो लेकर आता हूँ। इस साल भी हम 2025 के सभी विजेताओं का नाम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और बार बार हम उसको याद रखते हैं बट भूल जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सिर्फ एक ही बार आपको ये वीडियो देखना है और पूरा के पूरा कंटेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अच्छे से रिलैक्स होकर ये लेक्चर देखिएगा। हम यहाँ पर बिल्कुल मस्ती एंजॉय करने वाले हैं थ्रू आउट द वीडियो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी मैं आपके दिमाग में सेट कर दूंगा वीडियो के एंड तक। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं विद ट्रिक के साथ में, डिटेल के साथ में, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और भी कोर्सेस है वहां पर, आप एप्लीकेशन पर जाकर अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। जल्दी से कवर करें। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 में शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर मतलब साहित्य और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते थे। 1968 में इकोनॉमिक्स को भी शामिल किया गया और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा। 2025 के इन सभी फील्ड में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, चलिए हम एक एक करके ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उनके किस योगदान के लिए दिया गया है ये भी मैं आपको ट्रिक में ही याद करा दूंगा। अलग से आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। देखिए, फिजिक्स में 3 व्यक्तियों को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवर और जॉन एम मार्टिनीज। क्यों इन्हें पुरस्कार दिया है, मतलब इनके किस योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है? तो इन्होंने दिखाया कि क्वांटम इफेक्ट्स जो है, जैसे कि क्वांटम टनलिंग, एनर्जी क्वांटाइजेशन, सिर्फ छोटे एटम में नहीं बल्कि बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी दिख सकते हैं। यानी क्वांटम दुनिया अब केवल माइक्रोस्कोपिक नहीं है बल्कि विजुअल सिस्टम तक पहुंच गई है, जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स की नींव है। क्वांटम टनलिंग की बात करी, मतलब यह है कि कोई भी कण पार्टिकल दीवार को आर पार कर सकता है क्वांटम इफेक्ट्स के अंदर, भले ही उसके पास उतनी एनर्जी न हो जितनी रिक्वायर्ड होती है ना। एक बॉल दीवार से टकरा रही है, नॉर्मल दुनिया में वो लौट आती है, लेकिन क्वांटम दुनिया में वो दीवार पार कर जाएगी। यही क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट है। ये इन्होंने कार्य किया है। इस क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तीनों को। ठीक है, तो अब याद करने वाला चैलेंज आता है सामने कि सर इसको याद कैसे रखें। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, अभी आपको मजा आ जाएगा। देखिए, इमेजिन करिए यहाँ पर कि 3 वैज्ञानिक है और तीनों वैज्ञानिक जो है क्वांटम इफेक्ट्स जैसे कि क्वांटम टनलिंग के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे, उसके बारे में रिसर्च करना चाह रहे थे। तो ये टनलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, तो टनल के बाहर पहुंच गए। ठीक है, तीनों एक टनल के बाहर खड़े हैं और क्वांटम टनलिंग के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तीनों सोचते हैं कि यार टनल के अंदर जाना है और देखना है कि उस पार हम हो रहे कि नहीं हो रहे टनल के। जैसे अभी हमने टनलिंग वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, वैसा। तो तीनों साइंटिस्ट जो है वो जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि किसी और को अपन भेजते हैं। तो तीनों में से एक साइंटिस्ट बोलता है कि एक काम करते हैं, मैं मेरे क्लर्क को बुलाता हूँ, उसको भेज देंगे अपन। तो बोले ठीक है, बुला। तो एक साइंटिस्ट अपने क्लर्क को बुलाता है। क्लर्क को टनल की तरफ भेज दिया जाता है। वो वापस तुरंत दौड़ के आता है और बोलता है कि अरे यार अंदर नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। तो उसको एक मॉर्टिन दे देते हैं। मॉर्टिन आपको पता ही होगा, मच्छर भगाने के लिए यूज़ होता है। तो मॉर्टिन दे देते हैं, उसको कॉइल दे देते हैं। बोले ये साथ में लेके जा, देखो मच्छर नहीं काटेंगे। चला जाता है लेकर। वो बहुत देर हो जाती है, वापस आता ही नहीं है वो। तो उनको तो समझ में आ जाता है कि यार क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम तो कर रहा है, बट वो कंफर्म नहीं थे। तो कंफर्म करने के लिए उन्होंने कहा कि एक और व्यक्ति को भेजते हैं। फिर सोचते हैं कि कौन जाएगा। तो एक साइंटिस्ट उसमें से बोलता है कि एक काम करते हैं, मेरा देवर है, बड़ा परेशान करता है मुझे, एक काम करते हैं उसी को भेज देते हैं। तो बोले ठीक है, बुला। तो वो फ़ोन लगाता है अपने देवर को। देवर आ जाता है, आके बोलता है जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूँगा। बस जिया जी उसको बोलते हैं, मतलब साइंटिस्ट बोलता है कि आपको टनल के अंदर जाना है। तो वो जो देवर था वो टनल के अंदर चला जाता है। बहुत टाइम हो जाता है, वापस ही नहीं आता है। तीनों को क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गई होगी, दिमाग में सेट भी हो गई होगी
अब साइंटिस्ट का नाम यहाँ से कैसे निकला ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, टनल में सबसे पहले तीनों साइंटिस्ट ने किसको भेजा? एक ने अपने क्लर्क को बुलाया था, तो क्लर्क से बन जाएगा फ्रेंड्स क्लार्क। तो जॉन क्लार्क को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया 2025 में। अब वो जैसे ही टनल के अंदर गया था क्लर्क, तो उसको मच्छर काटे थे, तो साथ में उसके क्या भेजा? मॉर्टिन भेजा। तो मॉर्टिन कॉइल भेजी थी, तो मॉर्टिन यहाँ पर बन जाएगा फ्रेंड्स, देखिए शब्द से मार्टिनेज। मॉर्टिन, मार्टिनीज, क्लियर हमको यहाँ पर साउंड मैच हो रहा है। तो जॉन मार्टिनेज दूसरे साइंटिस्ट है जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद उन्होंने कंफर्म करने के लिए एक और व्यक्ति को भेजना चाहा, तो साइंटिस्ट ने अपने देवर को बुला लिया और देवर को अंदर भेजा उन्होंने। तो देवर से बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पर डेवर। तो मिशेल डेवर जो है, इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। तो ये तीनों साइंटिस्ट है, तीनों साइंटिस्ट का नाम आपको दिमाग में सेट हो चुका है। जैसे ही आप ये नाम देखोगे ना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो स्टोरी चलेगी, वो टनलिंग कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलेगा क्वांटम इफेक्ट का। आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्वांटम इफेक्ट्स जो पहले सिर्फ छोटे एटम्स या पार्टिकल में दिखते थे, वो बड़े इलेक्ट्रिक सर्किट में भी दिख सकते हैं। ये इन तीनों ने साबित किया है। ठीक है, इन क्वांटम इफेक्ट्स के अंदर कुछ अलग नियम चलते हैं, जैसे कि क्वांटम टनलिंग, एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो इन तीनों ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया बहुत ही छोटे और ठंडे टेम्परेचर पर, नियर एब्सोल्यूट जीरो पर। उस सर्किट में भी ये क्वांटम इफेक्ट्स दिखा दिए टनलिंग और क्वांटाइजेशन के। इस योगदान के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पीस, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की। इसकी भी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। 2025 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो को। क्यों दिया गया? रीजन है, बिना हिंसा के डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए संघर्ष किया, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। वेनेजुएला से आती है ये। यहाँ पर फ्रेंड्स ये तो हमको क्लियर हो गया किसे दिया गया है। एक पर्सन है जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। अब इसको याद कैसे रखें? बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। रीजन भी आपको याद हो जाएगा और किस देश से बिलोंग करती है ये भी आपको याद हो जाएगा। देखो, स्टोरी ऐसे इमेजिन करिए कि एक देश है जहां पर एक डिक्टेटर रहता है, तानाशाह रहता है। इसका मकसद है कि लोग घरों में रहे, बाहर नहीं निकले और डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, सब जगह पर कोरोना वायरस फेंक देता है, कोरोना वायरस फैला देता है। इस वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं, मार्केट बंद हो जाते हैं, सब घर में बैठ जाते हैं। पूरे देश में डर और अशांति फैल गई। लोग सोचने लगे कि यार डेमोक्रेसी तो पूरी तरीके से अब खत्म हो गई। तभी एक एंट्री होती है एक बहादुर लड़की की। वो वैन में बैठती है और उसी वैन से सब जगह पर निकलकर वायरस को मारने का ट्राई करती है। लोग ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना साहस है। हम घरों में बैठे हैं और ये वैन में बैठकर पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस को मार रही है कि लोग बाहर निकल सकें। तो वैन में बैठकर लड़की जो है मार रही है कोरोना को। ये सब लोगों ने देखा है। लोग भी खुश हो जाते हैं, अब फटाफट घर से निकलना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सारे लोग सड़कों पर आ जाते हैं और तानाशाह जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। लोग वोट भी देते हैं, देश के अंदर डेमोक्रेसी भी आती है और देश के अंदर शांति फिर से एस्टेब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। मज़ेदार है। एक लड़की वैन में बैठकर मार रही है कोरोना को। मार रही है कोरोना से बन जाएगा हमारा मारिया कोरिना। मारिया कोरिना जो है, इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि इन्होंने देश के अंदर शांति बनाने का काम किया। शुरुआत किसने करी? मारिया कोरिना ने। साहस दिखाया और बिना हिंसा के डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए संघर्ष किया। बहुत बढ़िया। तो इसी कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब चूंकि ये वैन में बैठकर निकली थी तो वैन से बनेगा वेनेजुएला। तो किस देश से आती है ये? वेनेजुएला से आती है। ये भी आपको याद हो गया। अब चाहे एग्जाम में आपसे इनके योगदान के बारे में पूछ ले, किस कंट्री से आती है ये पूछ ले, शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया ये पूछ ले, तो भी आप अब करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज कंप्लीट होता है 2025 का। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर जीएस को लेकर प्रॉब्लम हमको आती है एग्ज़ाम में और इसी वजह से हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है। इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बताइए। तो जीएस को लेकर मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स का ऑप्शन अब आपके लिए अवेलेबल है। 100 घंटे के अंदर मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टमेटिक तरीके से आपको जीएस जो है वो प्रोवाइड करी है। 100 घंटे में इस तरीके से कंप्लीट किया हमने कि टू द पॉइंट वही चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जामिनर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए 100% अगर जीएस का वेटेज है तो अगर आप 60-70% भी अगर स्कोर कर लेते हो ना तो सिलेक्शन हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप पैटर्न को समझे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, उनसे क्वेश्चंस लगातार पूछते हैं,
तो उन्हीं टॉपिक्स को हमने यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इमेजिन करते हुए मैप के थ्रू और बहुत ही अच्छे डायग्रामेटिकली तरीके से हमने चीज़ों को कंप्लीट किया है। मैंने जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत थी इस कोर्स में मैंने आपको ट्रिक भी दी है, जिससे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में मैंने आपको 3000 से ज़्यादा जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 60-70% स्कोर तो आपका ईजिली हो जाएगा जीएस में, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और 10-15% करंट अफेयर का वेटेज होता है, अगर वो ऐड कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन यहाँ पर बिल्कुल पक्का है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। नोट्स आपको हिंदी में सेपरेट और इंग्लिश में अलग से मिल जाएंगे। बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो 100 आवर जीएस के कोर्स को एनरोल करने का ऑप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहां पर फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन है, इसमें जाएंगे कोर्स बाय अक्षय सर वाला आपको फोल्डर दिख जाएगा, इसमें ज्वाइन करने का ऑप्शन दे रखा है। देखिए 2 तरीके के ऑप्शन है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ में और 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में। जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसको एनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको इसके बाद में जीएस को लेकर कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगी। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लिटरेचर की। 2025 लिटरेचर के क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। हंगरी से आते हैं लाज़लो क्रोस्नाहोरकाई। बात करें कि इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इनकी एक बहुत ही बड़ी खूबी है कि ये बहुत लंबे और पोइटिक सेंटेंस में लिखते हैं। मतलब इनके सेंटेंस इतने लंबे होते हैं कि खत्म ही नहीं हो पाते हैं, जो कि एक कंटिन्यूस फ्लो में चलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने विचारों में पूरी तरीके से डूबा हुआ हो। इनकी किताबें इंसान की इनर स्ट्रगल, स्पिरिचुअलिटी और होप को दिखाती हैं। तो इनके इस योगदान के लिए इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 दिया गया, लाज़लो क्रोस्नाहोरकाई। अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखें। बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक राइटिंग कंपटीशन होता है। इसमें देखना था कि कौन सबसे अच्छा लिख सकता है। कई लेखक आए, सब तेजी से लिखने लगे, लेकिन उनमें से एक था, एक थोड़ा सा लेजी और स्लो लिखता था। लेजी था और स्लो लिखता था, ठीक है। वो आराम आराम से बैठा और बोला, अरे भाई जल्दी क्या है, लिखना ही तो है, अपने अंदाज में लिखेंगे। लिखना शुरू करता है, लिखता ही जाता है, लिखता ही जाता है, लिखता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। एक ही सेंटेंस में पूरी की पूरी किताब लिख डालता है। अब जब एग्जाम खत्म हुई, कंपटीशन खत्म हुआ, सारे लोगों ने अपनी अपनी जो कॉपी है वो जमा कर दी, ठीक है, अपनी अपनी बुक जमा कर दी। फिर जो कंपटीशन ले रहा था उसने जैसे ही इसकी बुक देखी, इसने देखा कि अरे यार इतना लंबा सेंटेंस, पढ़ने बैठा तो पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया, कहीं पर फुल स्टॉप ही नजर नहीं आ रहा। 3 पेज पढ़ चुका है, सेंटेंस खत्म होने का नाम नहीं। गुस्से में जो चेक कर रहा था उसने इसकी कॉपी पर बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया। क्रॉस इसलिए लगा दिया कि और कोई ना लिख पाए, और कोई ना लिख पाए, ठीक है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं से गुजर रहे थे नोबेल कमेटी के लोग, वहां पे रुक जाते हैं। उन्होंने वो कॉपी देख ली, वो बुक कॉपी देखते ही वो बोले कि यार ये तो कमाल है, ये आदमी तो शब्दों में सांस लेता है, इतने लंबे सेंटेंस कोई कैसे लिख सकता है। बस फिर क्या था, इसी लेजी स्लो राइटर को मिल जाता है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो कितनी अलग सी एक यूनिक से स्टोरी था। कंपटीशन था, कंपटीशन में लेजी स्लो राइटर था जो कि कंपटीशन जीत जाता है। उसकी एक कला थी कि एक ही सेंटेंस में उसने पूरी की पूरी बुक लिख दी। जो कंपटीशन कंडक्ट कर रहा था उसने तो इसकी कॉपी पे क्रॉस बना दिया था कि और कोई ना लिख पाए, और कोई ना लिख पाए। बट इसकी किस्मत चली और इसको नोबेल प्राइज मिल गया। यहाँ पर फ्रेंड्स लेजी स्लो राइटर की बात कर रहे हैं हम। लेजी और स्लो था, है ना, थोड़ा सा लेजी था और स्लो स्लो लिखता था ये। तो लेजी स्लो को अगर आप आपस में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? लेस्लो, लेस्लो। तो लास्लो को ही 2025 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया, लास्लो, ठीक है। देखिए लास्लो वर्ड देखोगे तो इसके अंदर लेजी का आपको स्टार्टिंग का और स्लो एंड में आपको वर्ड दिख रहा है। तो लेजी और स्लो आपस में मिक्स होकर ये वर्ड बना है लाज़लो। तो कितना क्लियर समझ में आ रहा है हमको कि लिटरेचर में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। स्लो जो लेखक है, स्लो राइटर की आपको स्टोरी आपके दिमाग में चलने लग जाएगी जैसे आप ये नाम देखोगे तो। इसके अलावा उसकी बुक के ऊपर जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, कंपटीशन कंडक्ट कर रहा था, उसने उसकी बुक के ऊपर क्रॉस लगा दिया कि और कोई ना लिख पाए। तो क्रॉस से बन जाएगा यहाँ पर क्रोस्नाहोरकाई। देखिए क्रॉस लगाया कि और कोई ना लिख पाए, और कोई तो होरकाई, तो क्रोस्नाहोरकाई। यहाँ पर सरनेम भी हमको समझ में आ जाएगा। अगर आप स्टोरी को थोड़ा सा दिमाग में चलाएंगे तो आपको क्लियर यहाँ पर पिक्चर सामने आ रही है। तो लाज़लो क्रोस्नाहोरकाई को 2025 लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया।
उनके किस काम के लिए, ये भी आपको याद हो गया है कि उनकी बहुत यूनिक स्टाइल है, बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिखते हैं वो, पोइटिक सेंटेंस की उनकी एक कला है। उनके इसी योगदान के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब देखिए, इतने लंबे लंबे सेंटेंस अगर कोई लिखेगा तो उस व्यक्ति के पास में शब्दों, वर्ड की कितनी भूख होगी उसको, कि उसके वर्ड ही खत्म नहीं हो रहे, वो लिखता ही जा रहा है। भैया जिसके पास वर्ड नहीं होंगे वो फुल स्टॉप लगाएगा, बट ये व्यक्ति तो फुल स्टॉप लगाता ही नहीं है। मतलब हंग्री है फॉर वर्ड्स के लिए, भूखा है ये शब्दों का, हंग्री फॉर वर्ड्स। तो यहीं से हमको समझ में आ गया कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हंगरी से। तो देश का नाम भी आपको याद हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी लिटरेचर की ट्रिक भी कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं, अब अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज की। केमिस्ट्री में 2025 में 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी। इन 3 व्यक्तियों को केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका क्या योगदान था वो डिस्कस करें तो इन वैज्ञानिकों ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को बनाया, जो ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर लाखों माइक्रोस्कोपिक कमरे होते हैं। इन कमरों में गैसेस जैसे कि CO2 या फिर वाटर वेपर, इनको फंसाया जा सकता है। इससे क्लीन एनर्जी, वाटर प्यूरिफिकेशन और गैस स्टोरेज में क्रांति आई है। इनके इस योगदान के लिए इन्हें केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, अब बारी आती है इसको याद करने की। बहुत डिफिकल्ट नाम है, बट मैं जो तरीका बताऊंगा आपको उससे इजीली याद हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति का जो बेटा था, मतलब रिच सन, अमीर व्यक्ति है, रिचेस्ट मैन है, तो उसका जो सन होगा वो भी रिच सन ही होगा। तो एक रिच सन है ना। वो रिच सन जिसे अचानक एक अजीब सा आइडिया आया, वो बोला कि मैं एक ऐसी मेटल फ्रेमवर्क बनाऊंगा जिसमें छोटे छोटे लाखों कमरे होंगे। अब ये काम जो है वो कोई अमीर व्यक्ति ही कर सकता है, तो रिच सन ने ये काम किया। ऐसा बेटा जिसके पास बहुत सारा पैसा था, तो वो रिच सन कहला रहा है। ठीक है, तो उसने फ्रेमवर्क बना ली। अब लोग आकर उसके अंदर सामान रख सकते हैं। तो उसने एक एक करके साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को बुलाना स्टार्ट किया। पहला साइंटिस्ट आता है हाथ में किताब लेकर और कहता है कि मैं इसमें जो कमरे बनाए छोटे छोटे, इसमें किताब रखूंगा। वो किताब अंदर डालने की कोशिश करता है, बट अंदर किताब फंस नहीं पाती है और वो निराश होकर चला जाता है। तो किताब वाला आइडिया तो फेल हो गया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है। वो एक हाथ में ओम का सिंबल लेके आता है और दूसरे हाथ में घी लेकर आता है। और फ्रेमवर्क के पास पहुंचता है और सोच में पड़ जाता है कि अंदर क्या रखूं, ओम रखूं कि घी रखूं। बस ये सोचते सोचते कंफ्यूज हो जाता है और उसका टाइम निकल जाता है। ना ओम रख पाता है ना घी रख पाता है। तो ओम या घी, इसमें कंफ्यूज हो गया वो। तो भैया उसका भी नंबर चला गया। ऐसे करते हुए कई साइंटिस्ट आए और परेशान होते रहे और कुछ भी नहीं रखा उसके अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर। फिर एक साइंटिस्ट सोचता है कि चलो इसमें एक काम करते हैं, कुछ गैसेस डाल के देखते हैं, क्या पता कुछ गैसेस रख सकें हम। तो जैसे ही वो उसके अंदर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर डालता है, तो वो गैसें अंदर फंस जाती है उस फ्रेमवर्क के अंदर। तो एकदम से जो रिच सन है, अमीर बच्चा जो है, वो उछल पड़ता है, वाह मेरे मेटल फ्रेमवर्क में गैस फंस गई, ये तो असली इनोवेशन हो गया। और बस इसी इनोवेशन के लिए इस बार का केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए, मेटल फ्रेमवर्क, मेटल की बात होगी तो आपके दिमाग में ऐसे ही डायरेक्टली केमिस्ट्री इंटर करेगी कि मेटल की बात हम केमिस्ट्री में ही करते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये ट्रिक जो है वो किस फील्ड की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, एक रिच सन था। तो रिच सन से जो हमारे सामने पहला नाम निकल कर आया साइंटिस्ट का, वो है रिचर्ड रॉबसन। क्लियर। इसके बाद में पहला वैज्ञानिक आया इस फ्रेमवर्क के अंदर रखने सामान, तो किताब लेकर आया। तो किताब से देखिए कितागावा, सुसुमु कितागावा को इस बार केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। फिर एक और साइंटिस्ट आया था हाथ में ओम का सिंबल लेकर और घी लेकर। तो कंफ्यूज हो गया, ओम रखूं या घी रखूं। तो ओम या घी, इसमें कंफ्यूज हो गया वो। तो ओम यागी, ओमर यागी, ओमर यागी को केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। उनका योगदान, 3 साइंटिस्ट कौन थे, ये हर चीज आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुकी है। आप कभी भी नहीं भूल सकते इसको। जैसे ही नाम आपके सामने आएगा ओमर यागी, ओम या घी, तो फ्रेमवर्क में रखने की बात हो रही थी। मेटल फ्रेमवर्क, तो मेटल मतलब केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की फील्ड में दिया इनको। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री की हमने ट्रिक देख ली है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 3 व्यक्तियों को दिया गया, डिस्कस हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम मेडिसिन की फील्ड की। तो मेडिसिन की फील्ड में 3 व्यक्तियों को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची। बात करें इनके योगदान की, तो इन वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारी इम्यून सिस्टम कैसे खुद अपने शरीर पर हमला करने से रुकती है। कुछ खास रेगुलेटरी T सेल्स हमारे शरीर में
बिल्कुल एकदम शांति सैनिक की तरह होती है, जो कि इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती है ताकि वह अपने ही अंगों को दुश्मन न समझे। यही खोज ऑटो इम्यून डिसीज को समझने में बहुत ही मददगार रही। उनके इस योगदान के लिए इन तीनों को मेडिसिन के फील्ड में 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब आता है कि इन नामों को कैसे याद रखें। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए, मेडिसिन की बात होती है तो मेडिसिन हम अपने शरीर में क्यों लेते हैं? कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, है ना, बीमारियों से रक्षा करने के लिए हम मेडिसिन अपने शरीर में लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं आपको ये कनेक्ट करा देगा कि हम मेडिसिन के नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं। अब इम्यून सिस्टम जो है फ्रेंड्स, इसकी एक बहुत ही शानदार सी स्टोरी है। ये वायरस को मारता है ना, तो ये ऐसे वायरस को नहीं मार देता, इसने काफ़ी तपस्या करी है। इसकी तपस्या की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहुत समय पहले शरीर के अंदर एक योद्धा था, इम्यून सिस्टम। उसका काम था शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाना। लेकिन उस बेचारे के पास ना कोई शक्ति थी, ना कुछ उसके पास में हथियार थे। तो वो बोला कि भगवान, मुझे कुछ शक्ति दो ताकि मैं वायरसों से लड़ सकूं। भविष्य में कैसे कैसे वायरस आने, सबसे मुझे लड़ने की ताकत चाहिएगी। तो उसने शुरू कर दी एक गहरी तपस्या। तो वो तपस्या करने लगा, भगवान को प्रसन्न करने लगा कि भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होंगे तो उनसे मैं बहुत सारी शक्ति लूंगा। तो भैया उसने तपस्या करना शुरू कर दिया इम्यून सिस्टम ने। तो कई सालों तक तपस्या करता रहा। उसके बाद आसमान से एक प्रसन्न होकर ब्राउन कलर की काऊ जो है वो प्रकट हुई, ब्राउन काऊ। तो ब्राउन काऊ प्रकट होती है और इम्यून सिस्टम को बोलती है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझे सिंह जैसी ताकत दूंगी। जो मेरे अंदर ताकत है ना, वो मैं तेरे को ताकत दूंगी जिससे कि तू वायरस से लड़ सके। तो इम्यून सिस्टम खुश हो जाता है। इम्यून सिस्टम सोचता है कि मेरे को और तपस्या करना चाहिए, मुझे अभी भी और शक्ति की जरूरत है। तो वो तपस्या कंटिन्यू रखता है। तो इस बार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर राम भगवान प्रकट होते हैं। कौन होते हैं? राम भगवान। राम भगवान उसको बोलते हैं कि देख भाई, समय बदलने वाला है, नए नए वायरस आने वाले हैं दुनिया के अंदर, तो तेरे को उन पर रिसर्च जरूर लगेगी और रिसर्च करने के लिए तुझे एक लैपटॉप लगेगा। तो मैं तेरे को डेल का लैपटॉप दे रहा हूँ। तो डेल लैपटॉप उन्होंने उस इम्यून सिस्टम को दे दिया। किसने? राम भगवान ने। कि भविष्य में ऐसे ऐसे वायरस आने हैं, तुझे रिसर्च तो करना पड़ेगी वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, तभी तू इनसे लड़ पाएगा। और रिसर्च करने के लिए एक डेल का लैपटॉप तो तुझे देना ही होगा। तो डेल का लैपटॉप दे दिया। क्लियर हो गया? तो राम भगवान ने डेल का लैपटॉप दे दिया। अब इतनी सारी ताकत लेकर इम्यून सिस्टम जो है बड़ा खुश हो गया और खुशी के मारे इधर उधर कूदने लगा। बोले मैं बहुत पावरफुल हो गया हूँ, वायरसों की बैक्टीरिया की 12 बजा दूंगा, उनकी छुट्टी कर दूंगा। तो इतने में उसको धीरे से बुलाया जाता है और बोला जाता है, मौन हो जा, नहीं तो वायरसों को पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने, लोगों ने क्या बोला उसको? मौन हो जा, मौन हो जा। क्लियर? तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी, तपस्या के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर इन तीनों साइंटिस्ट का नाम इस स्टोरी से निकल जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इम्यून सिस्टम ने तपस्या करी। इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्टोरी है ये। अब इम्यून सिस्टम तपस्या कर रहा है शक्ति के लिए। पहली बार ब्राउन काऊ जो है वो प्रकट हुई, ब्राउन कलर की काऊ। तो ब्राउन काऊ यहाँ पर ब्रंको, आप देखोगे, देखिए नाम में मैरी ई ब्रंको, ब्रंकाओ, अगर आप नाम देखोगे तो बिल्कुल हमको समझ में आ जाएगा कि ब्राउन काऊ। हमने एक स्टोरी देखी थी, उसमें ये साउंड हमको मिल रहा था। तो मैरी ई ब्रंको, इनको मेडिसिन के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इम्यून सिस्टम आगे स्टोरी में देखिए तपस्या करता है तो उससे प्रसन्न होकर राम भगवान आते हैं और राम भगवान उसे डेल का लैपटॉप देते हैं। तो राम्स डेल। तो फ्रेड रैम्सडेल, ये यूएसए के साइंटिस्ट है, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया 2025 में। फ्रेड रैम्सडेल। देखिए आगे यहाँ पर अगर आप नाम देखोगे तो राम डेल, आपको पूरा वो वर्ड दिख जाएगा और स्टोरी एकदम तुरंत दिमाग में आ जाएगी कि इम्यून सिस्टम की बात हो रही है। और इतनी सारी शक्ति लेकर इम्यून सिस्टम पागल हो गया, इधर उधर घूमने लगा और बोलने लगा, पावरफुल हो गया हूं मैं। तो लोगों ने बोला कि मौन हो जा, कहीं वायरस को पता चल जाएगा तो वो उसका भी तोड़ निकाल लेगा। तो मौन हो जा। तो शिमोन। तो शिमोन सकागुची तीसरे साइंटिस्ट है जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन सकागुची। कितनी आसानी से हमने याद कर लिया है। इन वैज्ञानिकों ने बताया था कि इम्यून सिस्टम कैसे खुद अपने शरीर पर हमला करने से रुकती है। कुछ खास रेगुलेटरी टी सेल जो होती है हमारे शरीर में शांति सैनिक की तरह होती है, जो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं ताकि वह अपने ही अंगों को दुश्मन न समझ ले। तो ये भी आपको याद हो चुका है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आखिरी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात करते हैं। तो 3 साइंटिस्ट हैं
जिन्हें इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जोएल मॉकियर, फिलिप एजियन और पीटर हाविट को। जोएल मॉकियर की बात करें तो इन्होंने बताया कि लंबे समय तक सस्टेन ग्रोथ के लिए, आर्थिक विकास के लिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और साइंटिफिक इनोवेशन जरूरी है, यानी इन्होंने ग्रोथ के पीछे टेक्नोलॉजी की भूमिका समझाई है। फिलिप एजियन की बात करें तो इन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया है, पुरानी चीजें हटती है तभी नई इनोवेशंस आती हैं और ग्रोथ होती है। पीटर हाविट की बात करें तो इन्होंने एजियन के साथ मिलकर एक ग्रोथ मॉडल बनाया है और जो बताता है कि इनोवेशन को इकोनॉमी में कैसे सस्टेन और मैनेज किया जा सकता है। तो इनके इस योगदान के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया इकोनॉमिक्स के फील्ड में। क्लियर? अब बात आती है कि इनको याद कैसे रखें। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। स्टोरी यह है कि एक देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पूरी तरीके से पीटी हुई है। एक बड़ा सा मंच लगता है जहां पर देश की पूरी जनता जमा हो जाती है कि इन जनता के सामने अलग अलग साइंटिस्ट को बुलाते हैं और इस पीटी हुई अर्थव्यवस्था को हम कैसे वापस से जिंदा कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। आपको यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में जनता की आवाज पे फोकस करना है कि जनता क्या बोल रही है हर साइंटिस्ट के बारे में। क्लियर? देखिए, 3 वैज्ञानिक आते हैं, उसमें से सबसे पहला वाला वैज्ञानिक आता है, साइंटिस्ट आता है और बोलता है कि मेरे पास ग्रोथ मॉडल है। भीड़ में तालियां बजना चालू हो जाती है, मजा आ जाता है लोगों को और बहुत अच्छा ग्रोथ मॉडल वो प्रेजेंट करता है। लोग बोलते हैं कि ठीक है ये तो, पर हाउ इट वर्क्स। जनता क्या बोलती है? हाउ इट वर्क्स, इसका तरीका क्या है? तो जनता में से एक ही आवाज आ रही है, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। तो हाउ इट की जोर जोर से आवाज आने लग रही है। ठीक है भैया। इसके बाद फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो बोलता है कि मुझे एक चांस दो, मैं टेक्नोलॉजी आइडिया से ग्रोथ जगा दूंगा। भीड़ जो है बिल्कुल उत्साह में आ जाती है और भीड़ को आइडिया पसंद आता है, भीड़ से आवाज आने लग जाती है जनता में से, मौका दो यार इसको, मौका दो, मौका दो, मौका दो, मौका दो यार करके जोर जोर से आवाज आने लग जाती है। इसके बाद में तीसरा साइंटिस्ट आता है और बोलता है कि पुरानी दुकानें हटाओ, नई सोच लाओ। सबसे पहले पुरानी दुकानें हटा दो, जो आज भी मोमबत्ती और केरोसिन बेच रहे हैं। अब जमाना बदल गया है, फिलिप्स का बल्ब बेचना पड़ेगा, फिलिप्स का बल्ब बेचो। पुराना हटेगा नहीं तो नया बनेगा कैसे? तो लोगों को मजा आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो भीड़ में से आवाज आने लगी, फिलिप्स बल्ब, फिलिप्स बल्ब, फिलिप्स बल्ब करके जोर जोर से आवाज आने लगी। तो ये जनता की 3 आवाज आपने सुनी है तीनों साइंटिस्ट को लेकर। पहली आवाज हाउ इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स। दूसरी आवाज मौका दो यार, मौका दो यार। एंड तीसरी आवाज फिलिप्स बल्ब, फिलिप्स बल्ब। ये 3 आवाज आपने सुनी है। बस इन तीनों आवाजों से हम तीनों साइंटिस्ट तक पहुंच जाएंगे। पहली आवाज हाउ इट वर्क्स, तो हाउ इट, पीटर हाविट को यहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने ग्रोथ मॉडल दिया था फॉर सस्टेनिंग इनोवेशन। दूसरी आवाज क्या थी? मौका दो यार, मौका दो यार। तो मौका से बनेगा मॉकियर। जोएल मॉकियर दूसरे ऐसे वैज्ञानिक है जिन्हें इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने आइडियाज और टेक्नोलॉजी की बात करी थी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। लोगों को पसंद आया था, लोगों ने बोला मौका दो यार, मौका दो यार। तो मौका से बन जाएगा मॉकियर। तो जोएल मॉकियर जैसे नाम देखोगे आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। तीसरी आवाज क्या आई थी जनता में से? फिलिप्स बल्ब, फिलिप्स बल्ब। तो फिलिप्स से हमको क्लियर समझ में आ रहा है कि फिलिप एजियन ये तीसरे साइंटिस्ट हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने बोला था पुरानी दुकानें हटाओ और नई लाओ, पुराना हटेगा नहीं तो नया बनेगा कैसे? क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, पुराना हटाओ नया लाओ। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया दैट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कीप्स इनोवेशन अलाइव। तो इस तरीके से तीनों साइंटिस्ट का नाम आपको बड़ी आसानी से याद हो गया होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर हो चुकी है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। चीजें जब आपके सामने आएगी खुद ब खुद नाम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सभी 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी एग्जाम में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आजकल क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा चल रहे हैं तो उसमें मिक्स करके पूछ लेते हैं। एक स्टेटमेंट में आपको हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लेंगे नोबेल की, और एक स्टेटमेंट आपको बिल्कुल लेटेस्ट विजेताओं से रिलेटेड पूछ लेंगे। तो इसलिए हमको कुछ बेसिक फैक्ट भी यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। नोबेल प्राइज से रिलेटेड मैं आपको कुछ जल्दी से 2 से 3-4 मिनट के अंदर एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा एंड रिवाइज करके एग्जाम में जाइएगा। नोबेल प्राइज की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से 1895 में हुई थी। पहले अवार्ड्स 1901 में 5 श्रेणी में दिए गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। हम डिस्कस कर चुके स्टार्टिंग में। इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया था 1968 में, स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने शुरू किया था। ओके, पहली बार 1969 में हालांकि ये दिए गए थे। कौन सी संस्था देती है प्राइज? ये तो हर नोबेल प्राइज अलग अलग संस्था इंस्टीट्यूशन देती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है।
लिटरेचर में बात करें तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। एंड पीस शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। ये क्लियर हो गया आपको? बहुत सी बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे देखिए, एक से ज्यादा बार जीतने वाले व्यक्तियों की बात करें, कुछ लोग ऐसे हैं और संस्था ऐसी है जिन्होंने एक से ज्यादा बार नोबेल जीता है। जैसे कि मैरी क्यूरी, फिजिक्स के क्षेत्र में उन्होंने 1903 में नोबेल जीता और केमिस्ट्री में 1911 में। लाइनस पॉलिंग, केमिस्ट्री में 1954 में इन्हें पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार, और पीस के क्षेत्र में 1962 में दिया गया। जॉन बॉर्डिन, फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार इन्होंने देखिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्हें फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, 1956 और 1972 में। फ्रेडरिक सेंगर, इन्हें 1958 और 1980 में 2 बार केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेरी शार्पलेस भी हैं, इन्हें भी केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 2001 में और 2022 में। इसके अलावा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इन्हें पीस के क्षेत्र में 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, 1917, 1944 और 1963 में। अगर हम भारतीय नोबेल विजेताओं की बात करें तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले दिया गया था लिटरेचर की फील्ड में 1913 में, तो सबसे पहले इंडियन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद 1930 में सीवी रमन को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया मेडिसिन की फील्ड में। 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया पीस की फील्ड में। फिजिक्स के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को दिया गया 1983 में। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को दिया गया 1998 में। केमिस्ट्री की फील्ड में वेंकटरमन रामकृष्णन को दिया गया 2009 में। पीस के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया 2014 में। एंड अभिजीत बनर्जी को दिया गया 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो ये कुछ इंडियन जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनको भी आप ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं पिछले साल में गुजर चुके नोबेल प्राइज विजेता जिनका देहांत हो चुका है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट निकाले हैं, इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में हमको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड जो हमने ट्रिक से याद किया है एग्जाम में वो ट्रिक किस तरीके से काम आएगी। छोटा सा एक टेस्ट है, जल्दी से लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवर और जॉन एम मार्टिनीज को 2025 का नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला है? तो जैसे ही आपने नाम देखा होगा आपके दिमाग में स्टोरी क्लिक कर रही होगी। क्लर्क वाली स्टोरी, क्लर्क को टनल में भेजा था, क्वांटम इफेक्ट के रूल, टनलिंग इफेक्ट के बारे में वो रिसर्च कर रहे थे, तो क्लार्क को भेजा, फिर देवर को भेजा एक साइंटिस्ट ने, मच्छर थे तो मॉर्टिन लगाया। तो ये सारे नाम आपको वो स्टोरी में कनेक्ट कर रहे होंगे और हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर हम फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात कर रहे हैं, क्वांटम इफेक्ट की बात हो रही है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है फिजिक्स, तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यागी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 दिया गया? अब देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम देखोगे तो ओम और घी, तो ओम घी वाली स्टोरी आपको दिमाग में आ जाएगी। रिचर्ड रॉबसन, तो रिच सन वाली स्टोरी, ऑटोमेटिक सारी पिक्चर आपके दिमाग में क्लिक हो रही होगी कि एक रिच सन था, उसने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया, उसमें अलग अलग पदार्थ रखने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, एक ने किताब रखी, किताब नहीं रख पाया, दूसरा आया एक हाथ में ओम और एक हाथ में घी लेकर, ओम रखूं या घी रखूं। तो ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में चल रही होगी और आपको समझ में आ गया होगा लास्ट में कि कैसे उन कमरों में, उन ब्लॉक के अंदर गैसें और भाप को फंसाया जा सका। तो इस तरीके से इन तीनों साइंटिस्ट को, मेटल की बात हो रही है तो मेटल केमिस्ट्री में ही हम पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री के फील्ड में, रसायन विज्ञान की फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, ए आंसर। एग्जामिनर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर ही टिक करोगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेड रैम्सडेल को उनके किस योगदान के लिए नोबेल प्राइज 2025 दिया गया? देखिए रैम्सडेल, राम भगवान डेल का लैपटॉप दे रहे हैं ह्यूमन सिस्टम को, नाम देखते ही हमको स्टोरी समझ में आ गई। तो ह्यूमन सिस्टम की बात हो रही है और ह्यूमन सिस्टम मेडिकल की फील्ड से रिलेट कर रहा है, तो मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर योगदान पूछा है, तो ह्यूमन सिस्टम में हमने बात करी थी रेगुलेटरी टी सेल की, तो अगर आप ऑप्शन सी देखोगे तो क्लियर समझ में आ रहा है, रेगुलेटरी टी सेल्स एंड इम्यून टॉलरेंस, इनकी खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, सी आंसर। रैम्सडेल, ब्रंको और शिमोन साकागुची ने आपस में मिलकर खोज की कि शरीर की रेगुलेटरी टी सेल हमारी इम्यून सिस्टम को खुद अपने शरीर पर हमला करने से रोकती है। तो देखिए इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं
और बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। छोटा सा एक टेस्ट था, आई होप आपने सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट करे होंगे। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा टॉपिक कवर करा दिया है। 2025 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनका योगदान किन किन को दिया गया, ये कंप्लीट मैंने ट्रिक से आपको याद करा दिया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो भी हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। लास्ट में फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मैं बात कर रहा हूँ अपस्किल विद एआई कोर्स की। देखिए, दुनिया बदल रही है और एआई इस बदलाव का नया सच है। आज जो काम 10 लोग करते थे, एआई उसको कुछ मिनटों में कर देता है। कोडिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास सही टूल हैं तो। लेकिन सवाल है कि क्या आप रेडी हो? यूट्यूब पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इंटरटेनमेंट है। यहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। इस कोर्स में आप जो सीखेंगे उसे 1 घंटे बाद इंप्लीमेंट कर पाओगे। इस कोर्स की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि आज आप स्टूडेंट हो, बट इस कोर्स के दौरान सिर्फ कुछ घंटों बाद आप टीचर के बराबर खड़े हो जाओगे। 2025-26 का जमाना है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो कम हो रही है, प्राइवेट जॉब्स अनस्टेबल है, कंपनियों को देखो तो एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि जिनके पास एआई स्किल है, कंपनी उन्हें खुद ढूंढ रही है। इस कोर्स के थ्रू अपस्किल होने के बाद डेफिनेटली फ्रेंड्स 6 महीने बाद आप खुद कहोगे कि मैं वही इंसान हूँ या फिर एक नया वर्जन। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप एमपी इंदौर में हैं तो इस कोर्स को आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस सिर्फ 10,000 रुपये है। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मात्र 5,000 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी जल्दी आप शुरू करोगे उतनी जल्दी आप फ्यूचर को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।